हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉकडाउन गुरुनीट। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड। तो डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे डेली लाइफ से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया तो आप वो सॉल्व कर सकेंगे। तो डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड। अब जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे डेली लाइफ से बहुत ही जुड़ा हुआ है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब भी हम रेलवे स्टेशन पे होते हैं तो रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन आती है तब इनिशियली उसका आवाज़ हमें बहुत ही धीमे सुनाई देता है। जैसे जैसे ट्रेन पास आती है वैसे वैसे उसकी आवाज़ जो है वो तेज़ होती है, वो बढ़ती है। और जब ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाती है तो जो सायरन का आवाज़ है वो मैक्सिमम सुनाई देता है। और जैसे ही ट्रेन फिर स्टेशन पे पहुंचती है और फिर आगे जाती है, मतलब दूर जाती है, तो उसका आवाज़ जो है वो कम होते जाता है। और कुछ समय बाद जब ट्रेन बहुत ही दूर चली जाती है तब उसका आवाज़ बंद हो जाता है। तो ये जो फिनोमेनॉन है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट लगा है वही है डॉपलर्स इफेक्ट। अब सिमिलरली जब हम स्टेशन पे खड़े थे तो हमें ये ऑब्जर्व किया कि जब ट्रेन पास आई तो उसका आवाज़ बढ़ गया और जब ट्रेन दूर गई तो उसका आवाज़ कम हो गया। अब जो पर्सन ट्रेन के अंदर बैठा होगा, क्या उसको सायरन का आवाज़ कम ज़्यादा ऐसा कुछ महसूस होगा? तो नहीं। वो पूरे थ्रू आउट द जर्नी उसको जो सायरन का आवाज़ है वो सेम ही सुनाई देगा। मतलब ना ही वो इंक्रीज होगा और ना डिक्रीज होगा। उसको जो सायरन की आवाज़ होगी, जो ट्रेन की आवाज़ होगी, वो थ्रू आउट द जर्नी सेम लगेगी। पर जो स्टेशन पे आदमी खड़ा है उसको जब ट्रेन अपने पास आएगी तब उसकी आवाज़ बढ़ रही है ऐसा महसूस होगा, और जब वो दूर जाएगी ट्रेन तब उसका आवाज़ कम हो रहा है ऐसा उसको फील होगा। तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है डॉपलर्स इफेक्ट। तो इसका हम फॉर्मूले के थ्रू उसको समझते हैं और डायरेक्टली उसका एप्लीकेशन करके हम पूरे क्वेश्चन नीट के सॉल्व करेंगे। तो जिससे आपको जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप उसको आसानी से टैकल कर सकोगे। तो अब जो डॉपलर्स इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस और माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस और माइनस वी एस इंटू एफ। अब इस फॉर्मूले में जो टर्म्स है उसका मतलब क्या है? जो एफ डैश है वो है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। तो एफ डैश का मतलब है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। अगर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब आवाज़ अपने को ज़्यादा आएगी, और अगर आवाज़ कम आ रही है मतलब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कम है। एफ इज़ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ये जो v है इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये जो v नॉट है ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ये जो vs है ये है वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ द साउंड। और ये जो v है वो अगेन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो v वेलोसिटी ऑफ साउंड, v नॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, vs वेलोसिटी ऑफ सोर्स, f ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एंड f डैश इज द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, इसका क्या मतलब है? अब इसको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको डिटेल में समझेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया था नीट 2003 में। एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विथ a speed 1/5 of the speed of sound. The wavelength and the frequency of the source emitted are lambda and f respectively. The apparent frequency and apparent wavelength recorded by the observer are respectively. तो हमें फाइंड करना है apparent frequency and apparent wavelength। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, जो सोर्स है वो है स्टेशनरी और उसकी जो वेवलेंथ है वो है लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी एफ, और जो ऑब्जर्वर है वो v/5 स्पीड से इस स्टेशनरी सोर्स की तरफ जा रहा है। और ये v क्या है? इट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। सो 1/5 वेलोसिटी ऑफ साउंड, उतनी स्पीड से ये स्टेशनरी सोर्स को अप्रोच कर रहा है। तो पूछा है कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी जो कि होगी एफ डैश, एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश एंड एपरेंट वेवलेंथ लैम्बडा डैश, इनकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन। तो इनकी वैल्यू क्या होगी ये क्वेश्चन है। तो डॉपलर्स इफेक्ट का फॉर्मूले को अब कैसे अप्लाई करना है वो सीखेंगे। तो फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या? एफ डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस या फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन अगेन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस या फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स ब्रैकेट और into original frequency, दिस इज द फॉर्मूला।
अब इसको अप्लाई कैसे करना है? तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर्मूले में ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑलवेज रहेगी पॉजिटिव। अब इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो सोर्स ऑफ साउंड है वो तो स्टेशनरी है, पर जो ऑब्जर्वर है उसको अगर देखेंगे तो ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। तो क्या ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी कम महसूस होगी या ज्यादा? फ्रीक्वेंसी को आप आवाज की तरह इमेजिन करो, अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स के पास जाएगा तो उसको ज्यादा आवाज आएगी या कम आवाज आएगी? तो सिंपल है कि ऑब्जर्वर अगर उसके पास जा रहा है तो उसका आवाज जो है ऑब्जर्वर को ज्यादा महसूस होगा। इनिशियली जब यहां पे होगा तो उसको कुछ साउंड सुनाई देगा, और जैसे जैसे इसके पास जाएगा तो उसकी साउंड की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा सुनाई देगी, मतलब आवाज जो है वो ज्यादा उसको महसूस होगी। तो अब इसको फॉर्मूले में कैसे रिफ्लेक्ट करना है? तो एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस इंटू एफ। तो एक्चुअल जो एफ डैश आएगा वो रहेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड जो कि v है। अब प्लस और माइनस में हम कौन सा साइन चूज करेंगे? तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, स्टेशनरी सोर्स के पास जा रहा है, तो उसको जो ये एफ डैश है जो कि उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से उसको ज्यादा महसूस होगी। तो ज्यादा महसूस होगी तो प्लस या माइनस? डेफिनेटली प्लस। तो प्लस आ जाएगा इन प्लस v ऑफ ऑब्जर्वर। अब सिंपल है, v यहां पे प्लस और माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो जीरो है तो यहां पे कुछ भी नहीं आएगा, तो v ये v ही रह जाएगा। तो f डैश की जो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी वो रहेगी वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो कि v/5 क्वेश्चन में बताई गई है अपॉन v। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 6v अपॉन 5v इस तरह से आ जाएगा। तो v से v कट गया और यहाँ पे एक टर्म f थी तो इंटू f, तो 6f/5 दिस विल बी द f डैश का वैल्यू। तो f डैश क्या आ जाएगा? 6/5f, 6/5f ये रहेगा f डैश का वैल्यू। अब हमें पूछा है कि एपरेंट वेवलेंथ भी पूछी है। अब जो एपरेंट वेवलेंथ है लैम्बडा डैश उसकी क्या वैल्यू रहेगी? तो याद रखो कि लैम्बडा जो है वो ऑब्जर्वर के मोशन से कभी भी चेंज नहीं होता, तो लैम्बडा डैश जो होगा इज इक्वल टू लैम्बडा। लैम्बडा कभी भी चेंज नहीं होता, वो लैम्बडा ही रहेगा, बस चेंज आएगा तो आएगा फ्रीक्वेंसी में। सो दिस इज द आंसर। तो ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था नीट 2017 में। टू कार्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन अप्रोच ईच अदर। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड एंड 16.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लोज अ हॉर्न हैविंग फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 400 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकंड कार इज। तो जो फ्रीक्वेंसी सेकंड कार वाले ड्राइवर को सुनाई देगी वो पूछा है। तो सिंपल सी बात है, हमें लगाना पड़ेगा डॉपलर्स इफेक्ट वाला फॉर्मूला। तो एफ डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस और माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस और माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स ब्रैकेट इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू 340 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में दी है। अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको आगे। तो एफ डैश इज इक्वल्स टू, तो v है वेलोसिटी ऑफ साउंड उसको करेंगे 340 प्लस और माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर कौन सी कार है, फर्स्ट या सेकंड? तो सेकंड कार इज ऑब्जर्वर क्योंकि सेकंड कार का ड्राइवर आवाज सुनने वाला है। तो जो सेकंड कार का ड्राइवर है क्या वो सोर्स की तरफ बढ़ रहा है या सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है? तो वो सोर्स की तरफ ही जा रहा है, टुवर्ड्स द सोर्स जा रहा है, तो उसको क्या लगेगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा महसूस होगी। तो यहाँ पे आएगा प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ओके, अपॉन, अब ये जो बात आएगी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड फिर से 340। अब प्लस और माइनस में क्या लेंगे? अब ये सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स जा रहा है या अवे जा रहा है? वो तो जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ। अगर ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है मतलब ऑब्जर्वर को साउंड ज्यादा सुनाई देगा। तो यहां पे आ जाएगा माइनस वी ऑफ एस। अब माइनस क्यों आ गया? क्योंकि ये नीचे है और नीचे अगर इस टोटल नंबर को हमें बड़ा करना है तो यहां पे आना चाहिए
माइनस, डिनोमिनेटर में आना चाहिए माइनस, तभी ये टोटल एफ डैश बड़ा होगा। तो ये इसकी तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो बढ़ाने के लिए नीचे हमें लगाना पड़ेगा माइनस साइन इनटू एफ जो कि होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब पूरे वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 340 प्लस वी ऑफ ऑब्जर्वर जो कि है 16.5 मीटर पर सेकेंड, और ये 340 भी मीटर पर सेकेंड, तो सारी यूनिट्स सेम है, यूनिट्स भी चेक करना इंपॉर्टेंट है डॉपलर इफेक्ट वाले क्वेश्चन में। और यहाँ आ जाएगा 340 माइनस वी ऑफ सोर्स का है 22 इंटू एफ जो कि दिया है 400। तो आंसर सॉल्व करने पे आ जाएगा 448 हर्ट्ज जो कि 400 से ज़्यादा है, और ये लॉजिकल भी है क्योंकि वो जो सोर्स ऑफ साउंड है और जो ऑब्जर्वर है दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, तो इट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ नीट 2070। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया था नीट 2016 फेज 1 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ सायरन इमिटिंग अ साउंड मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो ये इमिट कर रहा है साउंड को एंड मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो इट इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एट द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स अ क्लिफ। The frequency of sound heard by the observer from the echo reflected from the cliff। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी मेंशन नहीं की, मतलब ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो सायरन है वो 15 मीटर पर सेकंड इस स्पीड से ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है और एक क्लिफ की तरफ जा रहा है, और उस क्लिफ से उसका साउंड रिफ्लेक्ट होगा, एक इको प्रोड्यूस होगा। अब उस इको की कुछ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी और कुछ इस ऑब्जर्वर को महसूस होने वाली एपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, तो उस एपेरेंट फ्रीक्वेंसी को पूछा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इको वाले, तब यहाँ पे सिंपल सी एक ट्रिक लगा दी है। इस क्लिप को मान लीजिए मिरर, तो अगर हम इसको मिरर मानेंगे तो सेम इसी तरह एक सायरन इस साइड बन जाएगा, तो ये वाला एक सायरन बन जाएगा, और इसकी जो स्पीड होगी तो मिरर का हमें पता है वो इसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल स्पीड रहेगी 15 मीटर पर सेकंड। और अब हमें इको का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी सायरन की नहीं पूछी है, जो इको रिफ्लेक्ट होगा उसकी पूछी है। तो ये रहेगा उसका इको जो कि 15 मीटर पर सेकंड से टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर जाएगा। तो अब हमें लगाना पड़ेगा डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला जो कि होता है एफ डैश, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वी ऑफ द साउंड प्लस और माइनस वी ऑफ द ऑब्जर्वर अपॉन वी ऑफ साउंड प्लस और माइनस वी ऑफ द सोर्स इनटू एफ। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पे v जो कि साउंड की वेलोसिटी है, तो जो साउंड की वेलोसिटी है वो क्वेश्चन में 330 दी हुई है प्लस वी नॉट, अब प्लस या फिर माइनस कुछ भी हो सकता है वी नॉट। अब वी नॉट क्या है, वो तो स्टेशनरी है, तो आ जाएगा 0 अपॉन वी, अगेन 330 क्वेश्चन में गिवन है, अब प्लस और माइनस 15। अब ये जो सोर्स है ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है, अगर ऑब्जर्वर के पास आ रहा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एपरेंट फ्रीक्वेंसी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, और अगर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, तभी ये वाला जो नंबर है वो एक्चुअल से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन और हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू जो कि है 15, तो ये कुछ और इंटू एक टर्म बच गया जो कि है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, सो इंटू एफ जो कि था एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब जो क्वेश्चन है उसमें फ्रीक्वेंसी को दिया है 800 हर्ट्ज, तो उसको 800 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 330 अपॉन 330 माइनस 15 इंटू 800 इतना हर्ट्ज, और ये आ जाएगा 330 माइनस 15। तो इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 838 हर्ट्ज, 838 हर्ट्ज। ये होगी एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश हर्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर फ्रॉम द साउंड ऑफ इको। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन समझ में आया, एक्चुअली उसको कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला को वो समझ में आ गया। तो ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चन कवर नहीं किए गए 30 इयर्स के, बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो डॉपलर इफेक्ट के जो बचे हुए क्वेश्चंस है, तो वहाँ पे मैं ओनली क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करूँगा और
अब कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे 30 इयर्स के पूरे क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।